नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। एक और शख्सियत के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन हम किस बारे में बात करेंगे उसके बारे में आपको ज़रा बता दूं। 3 दिवसीय विधानसभा का मॉनसून सत्र अभी अभी पूरा हुआ। विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है विपक्ष की ओर से कहा गया कि काफ़ी सत्र छोटा था। सरकार का तर्क ये है कि छोटा नहीं, ये तो बल्कि पिछले सालों की अगर तुलना करें तो उसके मुकाबले ज़्यादा था। इस तमाम चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे और विधानसभा का सत्र कैसा रहा, विधानसभा अध्यक्ष की नज़र से अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हम जान पाएंगे। तो आज हमारे साथ हैं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। ये बताइए, 3 दिवसीय मॉनसून सत्र जो था, सबसे पहले तो हम सीधा सा एक सवाल पूछेंगे कि इस सत्र को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सत्र मानसून सत्र जी कई दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण रहा। विशेष तौर पर पहली बार हरियाणा विधानसभा के इतिहास में जी शून्यकाल की शुरुआत हुई। जी आज तक शून्यकाल जो होता रहा है वो लोकसभा में होता रहा, लेकिन किसी भी विधानसभा में शून्यकाल नहीं लगता था। लेकिन जो हमारे विधायक हैं उनकी मांग को लेकर के, और हमारी विधानसभा की एक विशेष परिस्थिति है कि हमारी विधानसभा में लगभग आधे विधायक जो हैं फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार चुन करके आए हैं। तो वो सदस्यों को बोलने की उत्सुकता रहती है, उनको ये रहता है कि समय मिले। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सबकी सहमति से हाउस के अंदर ये तय किया, मैंने अपना प्रस्ताव रखा कि मेरे मन के अंदर ये है कि 0 आवर होना चाहिए। तो सभी ने सर्वसम्मति से उस 0 आवर की शुरुआत की। कि इसके अलावा जो बिल यहाँ पर आए, 11 बिल जो हैं वो सरकार की तरफ से पेश हुए जी। पहली बार ये हुआ कि बिलों के ऊपर चर्चा हुई। पहले क्या होता था कि सेम डे उसी दिन बिल टेबल करते थे हाउस के अंदर, और उसी दिन के अंदर उसी दिन उसके ऊपर चर्चा होती थी जी। लेकिन हमने इस प्रणाली को बदला। हमने कहा कि विधायकों के पास जो बिल हैं वो 2 या 3 दिन पहले जाने चाहिए, ताकि वो उन बिलों की स्टडी कर सकें। बिल्कुल, ताकि उसी जो सरकार पास करवाने जा रही है, जो सरकार बिल लेकर के आई है, कहीं कोई उसके अंदर खामी है या कोई अमेंडमेंट है या सुझाव है किसी भी विधायक का, उसके ऊपर चर्चा हो सके और उन सुझावों को उस बिल के अंदर कारपोरेट किया जा सके। जी, 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 जी। तो मैं समझता हूँ कि ये भी हमने एक पहली बार जो व्यवस्था हमने यहाँ पर की है। और नंबर 3 जो था कि जैसे कॉलिंग अटेंशन मोशन, पहले आज तक होता रहा है, कुछ समय तो कॉलिंग अटेंशन मोशन लगता ही नहीं था। हमने पिछली बार शुरुआत की थी कि एक कॉलिंग अटेंशन मोशन नियम के मुताबिक 1 दिन के अंदर 1 कॉलिंग अटेंशन मोशन आ सकता है। लेकिन हमने उन नियमों को भी परिवर्तित करते हुए एक परंपरा बनाई कि 1 नहीं 2 कॉलिंग अटेंशन मोशन हम विधानसभा के अंदर डिस्कस करेंगे। और कॉलिंग अटेंशन मोशन के अंदर भी नियमों के अनुसार तो समय दिया गया कि आधे घंटे में जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है उस पर चर्चा खत्म होनी चाहिए। लेकिन 1 या 2 कॉलिंग अटेंशन ऐसे भी आए जिनके ऊपर लगभग 1.25 घंटा या 1.5 घंटा चर्चा हुई। तो मैं समझता हूँ कि इस दृष्टि से जो विधानसभा के अंदर चर्चा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये जो सत्र था हमारा बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इस पर मेरा ये कहना है, चूंकि आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से कहूँ तो ये सक्सेसफुल कहा जा रहा है ये सत्र जो है, लेकिन चूंकि हम विपक्ष की भी बात रखेंगे तो वो लगातार, हुड्डा जी के अगर हम नेता विपक्ष की बात करें तो वो लगातार आपसे डिमांड कर रहे थे कि कम से कम हफ्ते का सत्र जो है वो होना चाहिए। और आखिरी दिन तक वो ये कहते रहे, जब आपने कहा कि एक्सटेंशन चाहिए नहीं चाहिए, आखिरी दिन तक वो ये कहते रहे, पूरा विपक्ष ये कहता रहा कि ये बढ़ाया जाए क्योंकि हमारी बात रखने का हमें मौका नहीं मिल रहा। आप कह रहे हैं कि मौका मिला, पर्याप्त मिला, लेकिन इनका ये कहना है, हुड्डा जी का या पूरे
विपक्ष का ये कहना है कि बोलने का मौका तो मिला ही नहीं। देखिए हाँ। वैशाली जी, हाँ। हुड्डा जी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। अच्छा। वो जो करते हैं, हाँ। जो कहते हैं वो करते नहीं। उनको वो 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हम्म। मैंने उनका 2005 से 2009 तक का कार्यकाल और 2009 से 2014 का कार्यकाल, उसका पूरा विश्लेषण किया है। उसकी मैंने सारी पिछली जो है सारा रिकॉर्ड निकलवाया है। ठीक। 2005 से लेकर के 2014 तक जो सत्र हुए वो 13 सत्र हुए और 70 सिटिंग हुई जी। और जो 2009 से 2014 तक वो जो 70 जो मीटिंग्स थी वो घट करके 56 रह गई। जो हुड्डा जी कहते हैं कि समय बढ़ाया जाए, उन्होंने तो अपने कार्यकाल में जो 70 सेशन थे, 70 जो मीटिंग्स थी उनको कम करके 56 कर दिया। जो 12 सत्र थे उसको कम करके 11 कर दिया। तो ये हुड्डा जी के कार्यकाल रहा। मैं अब अपने यहाँ की बताता हूँ। ठीक है। हमारे यहाँ 2014 से लेकर के 2019 तक, मैंने रिकॉर्ड के आधार पर बोल रहा हूँ, मैं तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूँ। जी। ठीक। कि हमारे कार्यकाल में 2014 से 2019 तक 15 बैठकें हों, 15 सत्र हुए और 84 बैठकें हों। अच्छा। जो उनके कार्यकाल में 56 हुई थी, हमारे उसी कार्यकाल में 5 साल के अंदर 84 बैठकें हुई। तो हमने तो उनसे 1.5 गुना समय जो है वो विधानसभा के अंदर सभी सदस्यों को बोलने का दिया है। तो इसलिए ये कहना कि सत्र बढ़ाया जाए, मैं पूछता हूँ उनसे, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी। कि अपना जब उनको समय मिला था उन्होंने कितना समय बढ़ाया। चलिए, बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं सर। ब्रेक के बाद हम जारी रखेंगे विधानसभा सत्र के दौरान क्या कुछ हुआ, क्या कुछ आरोप हैं और सरकार का क्या तर्क है, क्या पक्ष है। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत हमारी जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्ञानचंद जी, आपने कहा अभी शुरुआत में ही आपने कहा कि शून्य काल हमने शुरू किया और इसमें ताकि सभी खुल के अपनी बात रख सकें। लेकिन ये बात भी अब आ रही है, या आपने भी देखा होगा कि मीडिया के कुछ लोगों ने भी आपसे सवाल पूछा कि ये शून्यकाल ये पहली बार तो नहीं था। हाँ, शून्यकाल नाम से ये पहले नहीं था, लेकिन चर्चा तो तब भी होती थी। तो अब इसमें फर्क क्या है? सिर्फ आपने नाम दिया इसलिए? नहीं, हमने नाम नहीं दिया, उसको समय भी अलग से दिया। अच्छा। देखिए, आज तक मैं जो ये बात करते हैं कि पहले भी शून्यकाल होता था, आज तक हरियाणा की हिस्ट्री में, हरियाणा की जो विधानसभा की हिस्ट्री में कभी भी शून्यकाल जो है लिस्टेड प्रोग्राम के अंदर आया हो तो मुझे बता दीजिए। अच्छा। एक बार भी कि ये जो है लिस्टेड जो हमारी वो निकलती है, कार्य निकलता है पूरे दिन का, उसके अंदर आज तक कभी शून्यकाल का नाम नहीं था। हमने बकायदा उसको लिस्टेड किया और उसके ऊपर 1 घंटा समय दिया। अच्छा। जो लोग ये बात करते हैं कि पहले भी शून्यकाल होता था, वो लोगों शायद उनको ये जानकारी होगी या जानबूझ करके ऐसा कह रहे हैं। जो हमारा कॉल अटेंशन मोशन है या कॉल अटेंशन का पीरियड था वो 1 घंटा अलग से है। ठीक है। उसी कॉल अटेंशन के टाइम के अंदर कुछ लोग क्वेश्चन आवर के बाद खड़े होकर के अपनी बात कहने का प्रयास करते थे, लेकिन वो ज़्यादा समय कॉल अटेंशन के अंदर चला जाता था, विधायकों को उसके ऊपर बोलने का समय नहीं मिलता था। तो हमने पर्टिकुलर एक लिस्टेड 1 घंटा शून्यकाल का रहेगा, ये हमने किया है। अच्छा। ज्ञानचंद जी, एक आरोप आप पर है कि बतौर स्पीकर आप कम और पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के प्रवक्ता ज़्यादा लगते हैं, ऐसा विपक्ष का आप पर आरोप है। मैं कुलदीप बिश्नोई को थोड़ा सा ले रही हूँ कि कुलदीप बिश्नोई के साथ जो हुआ मैं पढ़ के सुनाती हूँ। कुलदीप का आरोप ये था कि विधानसभा कमेटियों में पहली या दूसरी बार चुनकर आए विधायकों को चेयरमैन बनाया हुआ है, जबकि 3-4 बार विधानसभा में चुनकर आए विधायकों को इसका सदस्य बनाया गया है। ये प्रोटोकॉल पर चलने वाले स्वाभिमानी व्यक्ति और जूनियर विधायकों की चेयरमैनी वाले किसी कमेटी में सदस्य नहीं बनेंगे, ये कुलदीप बिश्नोई ने साफ कर दिया, जिस पर आपने जवाब दिया है। मैं फिर आपसे सुनना चाहती हूँ, कुलदीप के इस आरोप पर क्या कहेंगे आप? देखिए,
पहले तो कुलदीप बिश्नोई जी का ये कहना कि विधायक वो सीनियर हैं और दूसरे हाँ, जो ये बात विधायक उन्होंने चुने कही है। गए हैं हाँ। वो जूनियर हैं। जी जी देखिए, विधायक विधायक है, वो 2 बार चुने जा सकते हैं, वो 3 बार चुने जा सकते जी। हैं। नहीं, उनका लेकिन मतलब ये था कि नहीं चूंकि वो कई बार चुने नहीं गए नहीं हैं तो सुनिए मेरी naturally एक सुनिए level- मेरी बात। जी जी विधानसभा की रूल्स के अंदर, नियमों के अंदर कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जी कि 2 बार 3 बार 4 बार चुना हुआ जो विधायक है वो ही चेयरमैन बनेगा। जी और बड़ी बात तो ये जो कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे हैं, जी मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि वो अपने आप को सीनियर कहते हैं भी 3-4 बार बने हैं, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन आज तक किसी एक जो एक विधायक का फर्ज होता है, देखिए जनता विधायक को चुन करके भेजती है जी कि विधायक उस इलाके की समस्याओं को विधानसभा के अंदर उठाएगा ठीक और जो विधानसभा के कमेटियां हैं वो उनके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। विधायिका के अंदर देखिए, विधायक और विधायिका लोकतंत्र के अंदर दोनों की बहुत अहम का भूमिका है। विधायक की एक भूमिका है कि वो अपनी विधानसभा को जो वहाँ की जन समस्याएं हैं उनका समाधान करें, उनको विधानसभा के अंदर उठाए। लेकिन वो, मैं समझता हूँ कि आपने ये 3 दिन का सत्र चला, जी, जी। 1 दिन अटेंड किया। जो आज तक की टोटल मैंने निकलवाई हैं, अच्छा पूरी जितनी सत्र हुए हैं अभी तक 5 साल के अंदर, उसमें 1/3 हिस्से से भी कम उनकी विधानसभा के अंदर कुलदीप बिश्नोई की हाँ अच्छा अटेंडेंस रही। अच्छा एक जमीन अधिग्रहण कानून की जो सिफारिश हुई जो विधानसभा में पास हुआ उसको लेकर कुमारी शैलजा का आरोप है। हालांकि पूरा कांग्रेस ही ये बोल रहा है, लेकिन कुमारी शैलजा का जो वक्तव्य है वो मैं रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि हरियाणा की भाजपा व जजपा सरकार ने विधानसभा में जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव कर किसानों की बर्बादी का फैसला लिया है। ऐसा मैं कोट कर रही हूँ शैलजा को, उन्होंने ऐसा बोला है। देखिए, अब शैलजा जी क्योंकि विधानसभा की सदस्य नहीं हैं, विधानसभा के बाहर उन्होंने चलिए, कहा हाँ। एक पार्टी का मैटर है, क्योंकि इस प्रकार एक दूसरे की नहीं, चूंकि विधानसभा बीच में आया, इसलिए विधानसभा मुझे की आपसे- दृष्टि से मैं आपको ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ। जी 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 बिल्कुल। मैं एक जो एक इसलिए मैं पार्टी की ओर से नहीं बोल रही अध्यक्ष हूँ। होने हाँ, के नाते आप उसी हिसाब से मैं व्यक्तिगत मेरी जी, ये जी, राय है, जी। मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि ये जो कानून आया है ये प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए एक बहुत ही अहम कानून है। क्योंकि यदि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, उसके अंदर हमें अगर 100 एकड़ ज़मीन चाहिए, फर्ज कीजिए 99 एकड़ हमने ज़मीन ले ली, 1 एकड़ ज़मीन यदि कोई किसान ये कहता है कि मैं नहीं देता और उसके कारण वो सारा प्रोजेक्ट रुक जाता है, जी तो देश का विकास रुक जाता है, प्रदेश का विकास रुक जाता है। तो उस दृष्टि से जो बड़ी बड़ी योजनाएं विकास की दृष्टि से देश के अंदर आ रही हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, उसके लिए प्रोजेक्ट वहीं लगेगा जहां पर ज़मीन अवेलेबल होगी। जी और ज़मीन को अधिग्रहण करने के लिए, ज़मीन लेने के लिए किसी न किसी कानून की आवश्यकता रहती है। तो वो जो मकसद है इस कानून का कि देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। जी अब हम पंचकुला की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि पंचकुला के लिए बहुत सारे प्लान और बहुत सारी योजनाएं हमें इधर बीच देखने को मिली है। एक जो पंचकुला के लिए जीरकपुर कालका हाईवे पर जो ये उसके बारे में थोड़ा सा पहले बताइए कि क्या वहाँ पे क्या प्लान है आपका भी। देखिए, अभी लेटेस्ट वैशाली जी आपको जानकारी होगी जी कि मेरे पास NHAI की तरफ से पत्र आ चुका है, जी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से पत्र आ चुका है और 1 या 2 दिन के अंदर जो उस कालका जीरकपुर हाईवे के ऊपर से जी एक पुल बनने वाला है, जी उसके लिए 25 करोड़ रुपया हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण वो NHAI को
दे रहा है। आपसे हाल में मुलाकात भी हुई है हाँ शायद? बिल्कुल, मेरे प्रोजेक्ट डायरेक्टर से भी मुलाकात जी, हुई है, सीए जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं एचएसवीपी के, उनसे भी मुलाकात हुई है। और ये काम लगभग 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अच्छा। ये शुरू होने वाला है, क्योंकि उसके लिए सारी हमें एनओसी जो चाहिए था, चाहे वो कोई फॉरेस्ट का था, चाहे एनवायरनमेंट का था, या एनएचएआई का था। अब तो हमने एनएचएआई को खुद ही बनाने के लिए दे दिया कि एनएचएआई ही बनाएगी। अगर हम बनाते हैं तो शायद एनएचएआई को कोई ऑब्जेक्शन हो सकता था। जी। तो पूरी प्लानिंग हो चुकी है, नक्शा बन चुका है और इसका कार्य लगभग 1-2 महीने के अंदर शुरू हो जा रहा है। मतलब मुझे लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो जो एरिया है, ये कालका और ज़ीरकपुर वाला एरिया है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक और रश है। तो अगर ये बन जाता है और जितनी जल्दी बनता है, पंचकुला वासियों के लिए तो ये एक तरह से वरदान बिल्कुल। साबित हो देखिए, सकता है। जो सेक्टर 20 के जी, 21 जी, के जी, लोग जी, जी, जी। जो अपने आप को पंचकूला से कटा हुआ मान रहे हैं, एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल वो सही। उनके साथ, पंचकूला के साथ उनका जुड़ाव बढ़ेगा। और जो ये ट्रैफिक की समस्या है, हाँ। जो गंभीर समस्या, मैं समझता हूँ हम काफ़ी देर से प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसका समाधान जल्दी होगा। और सर पूरे पंचकुला में ये जो इंक्रोचमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है सर। उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, प्लीज बताइए। देखिए ये वैशाली, पंचकुला वासी हमसे जानना चाहते हैं। देखिए वैशाली जी, जी ये अब फिर आप कहेंगे कि हम कांग्रेस का नाम लेकर के बात करते हैं। जी लोगों को जिस प्रकार से सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जे, जी ये आम जो है एक मैं समझता हूँ कि लोगों की धारणा बन चुकी है हाँ कि सरकारी ज़मीन जो है वो किसी की नहीं है, जिस मर्जी जब मर्जी उस पर कब्जा कर लो। जी कब्जा किया हुआ उसको हटाना जो है वो काफ़ी कठिन कार्य है। अब 2 तरह की एनक्रोचमेंट हैं जी। और एक तो है परमानेंट एनक्रोचमेंट, जो सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ, अच्छा। और दूसरी है रेडी फड़ी की एनक्रोचमेंट जो, तो इन दोनों का हमने सल्यूशन किया है। अच्छा। जो रेडी फड़ी की एनक्रोचमेंट है उसको लेकर के हमने पंचकूला के अंदर वेंडिंग पॉलिसी लेकर के आए, अच्छा। और पंचकूला के अंदर 16 वेंडिंग जोन जो हैं वो बन रहे हैं। अच्छा। और 3 या 4 बन करके वहाँ पर जो वहाँ के वेंडर्स थे, जो लोगों ने अप्लाई किया था ड्रॉ ऑफ लॉट से, हमने उनको साइट अलॉटमेंट कर दी है और वहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू कर ओके दिया। ओके। तो ये जो टेम्परेरी एनक्रोचमेंट है उनको हम साइट्स दे रहे हैं। अच्छा। उनको वहाँ से जो एफजली बैठे हुए थे उनको एक तरीके स्थान से। पर ला करके उनको वहाँ पर Systematic। पानी की भी सुविधा दे रहे हैं, अच्छा। बिजली की भी सुविधा दे रहे हैं। और जो वो एरिया कौन सा है सर जहाँ पे आप? ये 15 सेक्टर के अंदर अच्छा, शुरू हो गया है, अच्छा। 2 सेक्टर के अंदर शुरू हो गया है, 4 सेक्टर के अंदर शुरू हो गया है, Right। और शायद 8 सेक्टर के अंदर भी शुरू है। दूसरा जो परमानेंट जी एनक्रोचमेंट, जी। उसके ऊपर भी हमने एक बड़ा अभियान लिया है। अच्छा। अभी हमने सेक्टर 11 के अंदर, जो लगभग 30 साल 35 साल से करोड़ों रुपए की ज़मीन के ऊपर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ था, और जब हम कब्जा हटाने लगे तो हमारे जो विपक्ष के नेता हैं जी वो भी वहाँ पर पहुँचे कि आप उजाड़ रहे हैं, इनको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमने कहा सरकारी ज़मीन सरकारी है, और सरकार का पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हम करने नहीं देंगे। और मुझे इस बात की खुशी है, जो हमने वो ज़मीन खाली कराई अच्छा। थी, वहाँ कम से कम 20 या 22 जो है वो कोठियों की ऑक्शन हो चुकी है, अच्छा। और ओके। करोड़ों रुपया उससे जो एचएसवीपी को मिल चुका है। इसी प्रकार से हमने भैंसा टिब्बा के अंदर एनक्रोचमेंट खत्म कराई है, और माता मनसा देवी के अंदर हम कराने जाए। तो ये जो परमानेंट एनक्रोचमेंट है उसको भी हम हटाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप देखिए एनएचआई के दोनों तरफ जो था वहाँ पर अभियान चल रहा है पिछले लगभग 4-5 दिन से, कि जितनी एनक्रोचमेंट उन्होंने एनएचआई की ज़मीन पर की है उसको भी हम खाली करा रहे हैं। ठीक है, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चीज़ों पर खुलकर बात करने के लिए। थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी, समय जी। दिया। थैंक यू। तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। सिर्फ विधानसभा की नहीं, हमने पंचकुला की भी बात की। पंचकुला की जो योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है, उन सब बारे में बात की और खुलकर उन्होंने सभी बातों का जवाब दिया। उम्मीद है आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक और शख्सियत या एक और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।